हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, जिसे हम वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड कंपाउंड भी कहते हैं। तो वैसे तो हम इनके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। उपसर्ग प्रीफिक्स हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलकर उसमें एक विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। इन्हें कहते हैं जैसे निर्गुण, निर्गुण, दुर्गुण, दुर्गुण, अवगुण, अवगुण। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि गुण के साथ निर, दुर और अव्यय मिल गया। इसी प्रकार से देश के साथ स्व लिख गया तो क्या हो गया, स्वदेश। वी लग गया विदेश, उप लग गया उपदेश। बल के साथ निर लगा निर्बल, बल के साथ दुर लगा दुर्बल और प्र लगा तो प्रबल। उपयुक्त उदाहरणों में स्पष्ट है कि निर, दुर, अव, स्व, वी, उप और प्र शब्द नहीं वर्ण शब्द के अंश मात्र हैं। ये ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे शब्दांशों को ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब आते हैं उपसर्ग के भेद पे, काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स। उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग। तो पहले हम बात करेंगे संस्कृत के उपसर्गों की। यहाँ पे उपसर्ग हमें दिए गए, उसका अर्थ हमें बताया गया है और शब्द रूप बताया गया है कि शब्दों के साथ कैसे उन्हें लगाया जाता है। जैसे कि इसका अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध। अनर्थ, अन्याय, अनाथ, अज्ञान, अचेत। अन्न, नहीं, अभाव, अनादर, अनावश्यक। अनु, पीछे, समान, अनुचर, अनुक्रम, अनुभव, अनुवाद, अनुसार, अनुकरण। अति, अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक, अतिशय। अधिक मतलब श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष, अध्याय। अप यानी कि अनुचित, बुरा, हीन। अपशब्द, अपकीर्ति, अपहरण, अपवाद। अभी, और, पास, सामने, ऊपर, श्रेष्ठ, अति। अभिलाषा, अभिमान, अभिशाप, अभिनव। अव, बुरा, दुर, निश्चय, व्यापी। अवकाश, अवसर, अवगुण, अवस्था। आ, तक, सहित, आमरण, आजीवन, आगमन, आयात, आजन्म, आमूल। उत, ऊपर, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उत्थान, उत्पन्न, उद्घाटन। उप यानी कि निकट, सदृश, छोटापन। उपदेश, उपकार, उपस्थिति, उपवन, उपसंहार, उपचार। दुर यानी कि बुरा, कठिन। दुर्गम, दुर्जन, दुर्बल, दुर्भावना, दुर्घटना, दुर्दशा। नी यानी कि भीतर, नीचे, बाहर। नियम, निगम, निदान, नियोग, निवास, निषेध। निर यानी कि बिना, निर्जन, निर्बल, निर्जीव, निरादर। निस रहित, नहीं, निश्चय, निसंदेह, निष्काम, निश्चल। अब आते हैं संस्कृत के अव्यय जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ संस्कृत के अव्यय दिए गए हैं, जैसे कि अधा, नीच, अधोगति, अधपतन। अंतः यानी कि भीतर, अंतःकरण, अंतस्थ, अंतःपुर। अंतर यानी कि भीतर, अंतर्दशा, अंतर्ध्यान, अंतर्गित। कु यानी कि बुरा, कुपात्र, कुकर्म, कुरूप, कुटिल, कुमार्ग। चिर यानी कि बहुत देर, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी, चिरंजीव। पुनः यानी कि फिर, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। बहि, बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुख। पुरा, पुराना, पहला, पुरातत्व, पुरातन। हिंदी के उपसर्ग, अ यानी कि निषेध, अर्थ, अनाथ, अबला, अमेल, अचेत। अन्न यानी कि विशेष, निषेध, अभाव, प्रचुर। अनमोल, अनबन, अनपढ़, अन्न खाया। औ यानी कि हीन, निषेध, अवगुण, अवसुर, अघड़। कु यानी कि बुराई, नीचता, कुचक्र, कुपुत्र, कुसमय, कुढंग। उन यानी कि एक कम, जैसे कि 19 हम लिखते हैं, 29 लिखते हैं, 39 लिखते हैं और 49 लिखते हैं। नी यानी कि रहित, नहीं, निहत्ता, निडर, निकम्मा, निषेध। बिन
निषेध, बिन खाया बिन देखा बिन काम बिन जाना। भर यानी कि पूरा, पूर्ण, भरपूर, भरमार, भरसक, भर पेट। दू यानी कि दो, दुगना, दुमंजिला, दोबारा। स उत्तम सहित, सजग, सफल, सपूत, सगोत्र, सकाम। सु अच्छा, सुपुत्र, सुफल, सुकन्या, सुशील। चौ चार, चौमासा, चौथाई, चौराहा, चौपाल, चौकन्ना। उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग। कम थोड़ा, कमसिन, कमज़ोर, कम उम्र, कम अकल। अल निश्चित, अलबत्ता, अल गर्राज, खुश, अच्छा, प्रसन्न, खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत। बे यानी कि बिना, बेईमान, बेचैन, बेकल। बा यानी कि सहित, बाअदब, बाकायदा, बाइज्जत। गैर यानी कि भिन्न, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। ला यानी कि बिना, जैसे कि लापरवाह, लाजवाब, लाइलाज। दर मैं, दर हकीकत, दरअसल। ना यानी कि नहीं, अभाव, नालायक, नादान, नाउमीद, नासमझ। बद यानी कि बुरा, बदचलन, बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश। अब आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग पे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी से भी लिए गए हैं, जैसे कि असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। वाइस यानी कि सहायक, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन। सब नीचे, अधीन, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार। हेड मुख्य, हेडमास्टर, हेड कैशियर, हेड क्लर्क। चीफ मुख्य, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, चीफ जस्टिस। डिप्टी उप सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मर्चेंट। हाफ यानी कि आधा, हाफ पैंट, हाफ प्लेट। एक साथ दो उपसर्गों का प्रयोग। अब यहाँ पे आपको उपसर्ग और मूल शब्द दिए गए हैं, जैसे अति आचार, तो क्या हो गया, अत्याचार। सुसम गिट गठित, क्या हो गया, सुसंगठित। अन जमा आ जमा शक्ति, अनाशक्ति। निर जमा अभि जमा मान, निराभिमान। निर जमा आ जमा करण, निराकरण। अ जमा नी जमा यंत्रित, अनियंत्रित। अ जमा सु जमा रक्षित, असुरक्षित। प्रति जमा उप जमा कार, प्रत्युपकार। अब आते हैं प्रत्यय पे, जिसे हम सफिक्स कहते हैं। तो प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के बाद लगते हैं, और उपसर्ग क्या लगते हैं, ये शब्द से पहले लगते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर एक विशेषता या नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, जैसे दयालु जमा ता हो गया दयालुता। शिक्षा जमा इत, शिक्षित हो जाता है। मुख जमा या मुखिया हो जाता है। पढ़ जमा आकू, पढ़ाकू हो जाता है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि दयालु, शिक्ष, मुख, पढ़ आदि मूल शब्द है, जिनमें ता, इत, या तथा आकू शब्दांशों का प्रयोग कर नवीन शब्दों का निर्माण किया गया है। ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल रूप शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब आते हैं प्रत्यय के भेद पर, जिन्हें हम काइंड्स ऑफ सफिक्स भी कहते हैं। प्रत्यय निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक प्रत्यय और कृतवाचक कृत्य प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जान लेते हैं। सेकेंडरी नॉमिनल सफिक्स, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं, जैसे बुद्धि जमा मान, बुद्धिमान। तद्धित प्रत्यय के भेद, काइंड्स ऑफ सेकेंडरी नॉमिनल सफिक्स। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं: संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय और बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। पहले हम बात करेंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की। जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द किसी संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे एरा, ममेरा, चचेरा, मौसेरा। ई बंगाली, मद्रासी, गुजराती। एक धार्मिक, औपचारिक, राजनैतिक, सामाजिक। आल ससुराल, ननिहाल आदि। अगला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। शब्दों के अंत में जुड़कर भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे आई लिखाई, पढ़ाई, कमाई। गर कारीगर, बाजीगर, जादूगर। क लेखक, पाठक, अनुवादक। कार कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार।
कृतवाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से कार्य करने वाले का बोध होता है वे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर सुनार लुहार चमार, आरी भिखारी जुआरी पुजारी, इया दुखिया सुखिया रसोईया, एरा सपेरा लुटेरा चितेरा। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय जिस प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों में लघुता का बोध होता है वे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई घंटी पहाड़ी ढोलकी मेंढकी, इया कुटिया खटिया डिबिया, ड़ा बछड़ा ड़ी संदूकड़ी पंखुड़ी पगड़ी टुकड़ी। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों से क्रम का बोध होता है वे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गुना दुगुना तिगुना चौगुना सौगुना, सरा दूसरा तीसरा, हरा एक हेरा दुहरा तिहरा, वां पांचवा सातवां दसवां ग्यारहवां। तो ये क्या बताते हैं, ये क्रम बताते हैं। ज़्यादातर ये जो नंबर होते हैं जो अंक होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द किसी गुण का बोध कराते हैं वे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ भूखा प्यासा पगला प्यारा, आलू आलू दयालु झगड़ालू ईर्ष्यालु, इक साप्ताहिक वार्षिक राजनीतिक, इत हर्षित पुष्पित आनंदित पीड़ित, ई ज्ञानी सुखी दुखी गुलाबी, ईला रंगीला रसीला चमकीला पथरीला। तो इसमें क्या बताते हैं, ये लोग गुण बताते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। शब्द के अंत में लगकर जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाचक हो जाते हैं वे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ प्रिया सुता बाला वृद्धा, ई मामी चाची बेटी देवी, आनी जेठानी देवरानी सेठानी, इन दोबिन बालकिन सुनारिन। तो ऐसे प्रत्यय जो स्त्रीवाचक या स्त्री जो जाति है उसका बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचन वाचक बन जाते हैं उन्हें बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे या लड़कियां किश्तियां खिड़कियां, ए बच्चे लड़के पर्दे ताले, ए पुस्तकें दुकानें चप्पलें सड़कें कविताएं छात्राएं, गण मित्रगण लोकगण लेखकगण और मंत्रीगण। स्त्रीवाचक प्रत्यय फेमिनाइन सफिक्स जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाए उन्हें स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ बाला छाता प्रिया शिष्या वृद्धा, आइन ठकुराइन ललाइन बबुआइन, आनी जेठानी देवरानी नौकरानी सेठानी, ई मैली थैली काली बुरी अच्छी चमकीली, इका सेविका पाठिका लेखिका गायिका, इन धोबिन मालिन, या बिटिया चूहिया बुढ़िया लुटिया, नी शेरनी मोरनी, वती मती बलवती श्रीमती गुणवती भाग्यवती बुद्धिमती। अगला है कृत प्रत्यय प्राइमरी नॉमिनल सफिक्स धातुओं के अंत में लगकर संख्या विशेषण तथा अव्यय बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे लिखना जमा आवट क्या हो जाता है, लिखावट हो जाता है। कृत प्रत्यय के भेद काइंड्स ऑफ प्राइमरी नॉमिनल सफिक्स। कृत प्रत्यय के 5 भेद निम्नलिखित है। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो इनको हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय यहाँ पे दिया गया है उनका शब्द रूप दिया गया है। अक धावक पालक सहायक, आक तैराक, अक्कड़ भुलक्कड़ पिक्कड़ घुमक्कड़, आओ बिकाऊ टिकाऊ कमाऊ आका लड़ाका, आड़ी पिछाड़ी अगाड़ी खिलाड़ी। कर्मवाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे औना खिलौना बिछौना, नी ओढ़नी, उई लिखी हुई पढ़ी हुई देखी हुई, हुआ लिखा हुआ पढ़ा हुआ देखा हुआ। करणवाचक कृत प्रत्यय प्रत्यय से बने जिन शब्दों से क्रिया के साधक अर्थात करण का बोध होता है वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन ढक्कन बेलन, आ भटका मटका झूला, ई रेती फांसी, ना खाना झाड़ना ढकना। अगला है बच्चों भाववाचक कृत प्रत्यय
जब प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है तो वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन, मिलन, चलन, मनन। आई, कमाई, लिखाई, पढ़ाई। आवा, दिखावा, भुलावा, पछतावा। आवट, लिखावट, रुकावट, बनावट। औती, कटौती, फिरौती, मनौती। आन, मिलान, उड़ान, तूफान। अगला है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रियापूर्वक शब्दों की रचना होती है वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता, डूबता, चढ़ता, चलता। ता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, खेलता हुआ। या, खोया, पाया, पिया, खाया। ना, सोना, जागना, बैठना, भागना। ते ही, उठते ही, खाते ही, पढ़ते ही। आन, उठान, उड़ान, मिलान। आवट, थकावट, बनावट, रुकावट। औती, कटौती, मनौती, फिरौती। आव, चढ़ाव, बहाव, लगाव। आप, मिलाप, संताप। अब है समास, जिन्हें हम कंपाउंड भी कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। उन्हें समस्तरी पद या समासिक शब्द भी कहा जाता है। समस्त पद का पहला शब्द पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे बैल गाड़ी, क्या बन गया? बैलगाड़ी। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। कमल नयन, कमल नयन। प्रतिदिन, क्या बन गया? प्रतिदिन। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं? दो शब्दों को मिलाते हैं। समास विग्रह क्या कहलाता है? समस्त पदों को अलग करके उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब समास का काम होता है जोड़ना और विग्रह का काम होता है समास विग्रह का उनको अलग करना। जैसे कि प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। रात दिन, रात और दिन। तो यहाँ पे क्या किया गया है? उनको विग्रह करके अलग करके लिखा गया है और उसका एक अलग ही अर्थ हमें स्पष्ट हो रहा है। समास के भेद जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ कंपाउंड समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों प्रसर्गों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के भेद। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। कर्म पुरुष, इसमें कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को छूने वाला। देशभक्त, देश को गया हुआ। स्वर्गपात, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप होता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। भयभीत, भय से भीत। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। धनहीन, धन से हीन। पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट। बुद्धिहीन यानी कि बुद्धि से हीन। रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त। भय मुक्त, भय से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप होता है। जैसे गंगा तट, गंगा का तट। जीवन साथी, जीवन का साथी। देशवासी, देश का वासी। उद्योगपति, उद्योग का पति। अमृत धारा, अमृत की धारा। घुड़दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़। राजपुत्र, राजा का पुत्र। और राम भक्ति, राम की भक्ति। अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। आनंद मग्न, आनंद में मग्न।
गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सिर दर्द, सिर में दर्द, दानवीर, दान में वीर, शरणागत, शरण में आगत, वनवास, वन में वास। अव्ययभाव समास, इन समास में पहला पद अव्यय होता है, इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समास का पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथा समय, समय के अनुसार। भूखमरा, भूख से मरा हुआ, रातों रात, रात ही रात में, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, कानो कान, कान ही कान में, बेखटके, बिना खटके के, भरपेट, पेट भरकर, बेखबर, बिना खबर के, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, हर दिन। अब आते हैं कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान, उपनाम तथा दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय यहाँ पे दिया गया है, महापुरुष यानी कि महान, पुरुष महान है जो पुरुष। नीलकमल, नीला कमल, नीला है जो कमल। नील गाय, नीली गाय, नीली है जो गाय। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष। उपमेय उपमान कर्म धारणे। प्राण प्रिय, प्रिय प्राण, प्राणो रूपी प्रिय। चंद्रमुख, मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख। चरण कमल, चरण कमल, कमल जैसे चरण। विद्याधन, विद्याधन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, नयन कमल, कमल के समान नयन। अब आते हैं द्विगु समास पे। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, तो इसमें पहला पद क्या है, यहाँ पे संख्या बता रहा है। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं का समूह या 4 भुजाओं वाला। त्रिवेणी यानी कि 3 वेणियों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। दोपहर यानी कि 2 पहरों का समावार। सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। और सतसई यानी कि 100 दोहों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। विग्रह करते समय और तथा अथवा या आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख यानी कि सुख और दुख। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। रात दिन, रात और दिन। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। माता पिता, माता एवं पिता। भाई बहन, भाई और बहन। अन्न जल, अन्न और जल। हानि लाभ, हानि या लाभ। जीवन मरण, जीवन या मरण। स्वर्ग नरक, स्वर्ग अथवा नरक। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। सत्य असत्य, सत्य या असत्य। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। मृगन यानी कि मृग के समान नयन है जिसके अर्थात सुंदर स्त्री। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव। पीतांबर, पीले अंबर हैं जिसके अर्थात श्री कृष्ण। वीणा पाणी अर्थात वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद गौण होते हुए तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम। कर्मधारय, घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कर्मधारय, नीला है जिसका अर्थात नीला कंठ है जिसका, उसको क्या कहते हैं, शिव कहते हैं, अर्थात ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पूर्व पद उत्तर पद की संख्या बताता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषण होते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगु। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह द्विगु। 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि। 3 है नेत्र जिनके अर्थात शिव, बहुव्रीहि।
तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके इसके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इन्हें समस्त पद तथा समासिक पद भी कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। अब आते हैं बच्चों इसके अभ्यास कार्य पर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उपसर्गों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 4 भागों में उपसर्गों को बांटा गया है। अगला है बच्चों निम्नलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको उपसर्ग दिए गए हैं, उनसे आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि सह, आप इसके साथ पाठी लगाएंगे तो सहपाठी हो जाएगा। आप इसके साथ कर्मी लगाएंगे तो सहकर्मी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बाकी उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाने हैं। हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। जैसे कि अपकीर्ति, उपसर्ग क्या हुआ? यहाँ पे अप हुआ, मूल शब्द क्या हो गया? कीर्ति हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से उपसंहार, तो यहाँ पे उप जो है ये उपसर्ग है और संहार जो है ये मूल शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों में से नए शब्द बनाकर लिखिए। अब यहाँ पे आपको प्रत्यय दिए गए हैं जो हमें कहाँ लगाते हैं? हम शब्द के बाद लगाते हैं। जैसे कि इया, अब यहाँ पे आप कुट लिखेंगे और इया लिखेंगे तो कुटिया हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से इया शब्द से, आहट शब्द से, मान और त्व शब्द प्रत्यय से आप नए नए शब्द बनाकर लिखेंगे। 5वां है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखिए। अब आपको इनमें से प्रत्यय अलग करने हैं। जैसे कि चरित्रवान, तो इसमें वान क्या है? ये प्रत्यय है। इसी प्रकार से आपको बाकी शब्दों से जो प्रत्यय हैं उनको अलग करके लिखेंगे आप। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों से समस्त पद बनाकर पुनः लिखिए। जैसे कि कल कमल अपने पर बीती सुनाने लगा, तो अपने पर बीती क्या होता है? आप बीती होता है। तो हम लिखेंगे कल कमल आप बीती सुनाने लगा। अगला है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहला है चंद्रमुखी, तो चंद्र के समान मुख है जिसका, तो ये कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। तो आपको यहाँ पे उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द का निर्माण करते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। करके देखिए हिंदी में उपसर्ग एवं प्रत्यय का क्या महत्व है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको अनुच्छेद लिखना है और आपको महत्व बताना है कि हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय का क्या महत्व है। समास के सभी भेदों एवं उपभेदों को आकर्षक ढंग से चार्ट पेपर या कार्य पुस्तिका पर बनाइए। तो आपको या तो चार्ट पेपर बनाना है या तो फिर अपनी कार्य पुस्तिका में इनको चिपकाना है या फिर लगाना है। इसके साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।